स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। जैसे ही मुझे पता चला कि आप राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इलाहाबाद में खुद मौजूद थे और वहां जो कुछ हुआ उसके आप चश्मदीद गवाह हैं, तो जाहिर है कि बहुत उत्सुकता हुई आपसे पूछने के लिए। जो पिछली बार देहरादून में छात्रों की गूंज हुई थी उसमें विनोद शर्मा जी हम हमारे आपके दोनों के मित्र वो थे, तो मैंने अच्छा। उनके साथ ये कार्यक्रम किया था। इलाहाबाद में आप हैं, ये खुशकिस्मती की बात है कि इन जी। दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के ऐसे चश्मदीद गवाह मुझे मिल गए जिनकी जिनके ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, प्रज्ञा और प्रतिबद्धता पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो नहीं, नहीं। शीतल जी, वहाँ आपने आप नई परख के दर्शकों को बताइए कि वहाँ आपने क्या देखा और क्या सुना और क्या महसूस किया? क्योंकि ये 3 जो चीज़ें हैं, देखना, सुनना और महसूस करना, इनके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कुछ उसका। जी। दुबे जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। हुँ, इलाहाबाद मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, मेरे हुँ, घर से। हुँ, लेकिन रास्ते में काँवड़ वगैरह चल रही है इसलिए थोड़ा-सा हुँ, गतिरोध है हर जगह, हुँ। तो समय ज़्यादा लग जाता है। वैसे भी रास्ता थोड़ा-सा मतलब इसका एकदम मतलब आपने सहज। रास्ते में कांवड़ियों का विकट और हाहाकारी डांस भी देखा होगा। हाँ, डीजे वगैरह खूब झेलते हुए, कई जगह रुकते हुए, कई जगह तो जो हाँ। जगह हमें 2 घंटे में पहुँचना चाहिए, हाँ, और हाँ। 3 साढ़े 3 घंटे का हुँ, आना-जाना रहा। साढ़े 3 घंटे जाना, साढ़े 3 घंटे आना। ख़ैर, हुँ, हुँ, इलाहाबाद में बहुत मित्र हैं। हुँ, मैं वहाँ छात्र जीवन से जाता रहा हूँ। हुँ, वहाँ पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन देखने का मौका खूब मिला। हुँ, बहुत मित्र हैं। तो मैंने जब फ़ेसबुक पे डाल दिया था कि मैं आ रहा हूँ यार, हुँ, तो बहुत सारों ने कहा कि भई कहीं मुलाकात सबकी होनी चाहिए। हुँ, अब सबको तो फिर वहाँ हमारे हुँ। आज़ाद साहब विद्यमान हैं, पुराने अल्फ्रेड पार्क में, जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जी, है। जी। जी, जी, जी। ये हुआ कि बहुत समय हो गया उनके दर्शन किए हुए, तो वहीं सबको बुला लिया था, सबसे भेंट हुई। हुँ, बहुत सारे मित्र आ गए थे हुँ, हुँ, और सब लोग उसी क्रम में लगे थे, क्योंकि कल हुँ, जो कार्यक्रम था, शहर में सबसे हुँ, ज़्यादा चर्चा उसी की थी। हुँ, चर्चा पैदा करने में प्रशासन की बड़ी जोरदार भूमिका रही, और सबसे ज़्यादा उस स्थान के जो प्रबंधकीय प्रशासन है, एक स्कूल है वो, एक ट्रस्ट है, हुँ, कायस्थ समाज की, जिसका हुँ, वो मैदान है, तो उसे जून में ही कांग्रेस ने ऑफ़िशियली उसका 51,000 रुपए फ़ीस देके हायर कर लिया था आज की तारीख के लिए, हुँ, कल की तारीख के लिए। हुँ, लेकिन सभा होने से ठीक कुछ दिन पहले ही, हफ़्ते भर पहले ही, करीब 4-5 दिन पहले, उन्होंने उसको कैंसल कर दिया। हुँ, और एक 2025 का एक कोई हाई कोर्ट का फैसला था जो अलग चीज़ों के बारे में था, उससे जोड़ के उसको कर दिया। ख़ैर, उसपे वहाँ गतिरोध शुरू समझ में आ गया था कि प्रशासन इस सभा को नहीं होने देना चाहता। हुँ, 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 फिर कांग्रेस के लोग जाके वहाँ उन्होंने लड़ाई की प्रशासन से भी और उनसे भी, और उनको कहा कि हम मुकदमा करेंगे आपके खिलाफ, ये तो आप हुँ, हमारा बहुत नुकसान हो गया। उनका हुँ, बल्कि टेंट वेंट लग गया था, उसे उतरना पड़ा था, फिर दूसरी चीज़ें हुई, नए सिरे से लगा। लेकिन बाद में प्रशासन की समझ में आ गया, चूँकि कांग्रेस अड़ गई थी कि राहुल गांधी आएँगे ज़रूर, राहुल गांधी वहाँ जाएँगे ज़रूर, हुँ, और हज़ारों छात्र होंगे, फिर आपकी ज़िम्मेदारी। हुँ, तो फिर प्रशासन ने हथियार डाल दिए और फिर उन्होंने परमिशन 2 दिन पहले उसकी दी। हुँ, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें लगा कि अब ये तैयारी क्या कर पाएँगे। देखिए, इस सभा में बसों, ट्रकों से कोई भीड़ नहीं लाई गई थी। हुँ, स्वतः स्फूर्त लोग थे। हुँ, हाँ, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत सारे जिलों से अपनी जीप, कार वगैरह में आए थे, वो एक अलग चीज़ है। आए थे वो लोग, हैं, थे। लेकिन छात्रों का बहुत बड़ा, युवाओं का बहुत बड़ा, हज़ारों छात्र और युवा वहाँ थे, और सबसे बड़ी बात थी कि वो जोश से भरे हुए थे। हुँ, पूरा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल हुँ, था, और नो डाउट राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस अब मतलब असाधारण रूप से बढ़ रही है, युवाओं में, हुँ, छात्रों में, पढ़े-लिखे लोगों में, और समाज के सारे हिस्सों में। लेकिन कुछ हिस्सों में खासकर, जो आप और हम चूँकि राजनीतिक रूप से विश्लेषित करते हैं चीज़ों को, तो उसका उल्लेख करना ज़रूरी है। मैं इधर एक नया डेवलपमेंट देख रहा हूँ, उत्तर हुँ, भारतीय राज्यों में। एक तो जन असंतोष तो है पूरे देश में। हुँ, छात्रों के आंदोलन ने इसको, कॉकरोच आंदोलन ने बिल्कुल सामने हमारे दीवार पे लिख दिया हुँ, कि लोग सरकार की नीतियों से 12 साल में असंतुष्ट हैं। हुँ, वजह बहुत गंभीर है। 65% से ज़्यादा हमारे ग्रेजुएट किए हुए लोगों के पास कोई काम नहीं होता। हुँ, मुझे तो ये आंकड़ा भी संदिग्ध लगता है। हुँ, लेकिन अब जो भी अध्ययन करने वाले हैं, उनका आंकड़ा है तो मैं मान लेता हूँ।
क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि रोजगार एकदम रोजगार विहीनता है। दूसरे एमएसएमई के तहस-नहस होने से, जो नोटबंदी के बाद से लगातार होता चला गया है, हमारे यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी तो छोटे और मझोले उद्योगों के तहस-नहस होने से। जी। छोटी-छोटी चीज़ों में थी, वो नष्ट जो हुई है, उसकी क्षमता बहुत कम हो गई। उससे नए रोजगारों में बहुत कमी आ गई। क्योंकि हमारा जो संगठित रोजगार का एरिया है, वो बहुत छोटा और बहुत थोड़ा-सा ही है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी, हम आपके कार्यक्रमों में कई बार कह ही चुके हैं, आप भी इसको जानते हैं, कि जो मनमोहन सिंह जी छोड़ गए थे 16 साढ़े 16% हमारी जीडीपी का, उतनी भी नहीं बची है। दावा था 25% पे पहुंचाएंगे, वो घट के 12-13% पे है। तो रोजगार आए कहाँ से? कृषि क्षेत्र हमारा स्लगिश है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। उसमें जितने नारे दिए गए कि 2022 में आय दुगनी कर देंगे, आय आधी हो गई है या दो तिहाई रह गई है। सबकी आय घट गई है। जो मजदूर हैं, जहाँ काम करते हैं, उसमें 10-10 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। नोएडा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसीलिए उसमें बड़ा सा मारपीट हुई और बेचारे बहुत सारे लोगों को मुकदमों में फंसाया गया। अब छात्रों और युवाओं का नंबर है कि उनके सामने तो दीवार पे कुछ है ही नहीं, और होगा कैसे? एफडीआई पिछले 2 सालों से आना उसने बंद कर दिया। एफआईआई यहाँ से लेके भाग रहा है, जितनी जल्दी भाग सकता है। सिवाय मजदूर जो कमा के हमें बाहर से भेजते हैं, रेमिटेंस, किसी और क्षेत्र में कोई ग्रोथ ही नहीं। एक्सपोर्ट वही 400 बिलियन के आसपास 10-20 ऊपर नीचे होता रहता है। तो सिवाय सर्विसेज के, जिसमें अब एआई की वजह से बहुत बड़ा संकट आने वाला है अगले 2 सालों में, तो ये इतना भारी संकट आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया हमारा 55% ग्रोथ इंजन था। ये 55% इंजन में 2 साल में रोबोट और एआई की वजह से बहुत सारे जॉब कर्टेल होना शुरू ही हो गए। तो नतीजा ये होगा कि रोजगार का ये साधन भी गया। तो हमारा विकास कहाँ होगा? लोगों को नौकरी कहाँ देंगे? और ऐसे में जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें पेपर लीक हो रहे हैं। वहां आपने एक दूसरा धंधा खोल दिया है। जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, उसमें आपने, जैसा राहुल गांधी भी कह रहे हैं और हम लोग भी कहते हैं, सब आरएसएस के लोगों को भर दिया है, उन्हीं को नौकरी मिलती है। तो एक पूरा सेक्शन, सोशल सेक्शन, उस प्रतियोगिता से भी बाहर हो गया। तो कहीं कुछ है ही नहीं, एकदम अंधकार है। तो इसके खिलाफ गुस्सा होगा कैसे नहीं? तो गुस्सा हो रहा है। अपने लिए आपने क्या किया है? 6 लाख से 9 लाख के करीब जो हैसियतदार समाज है हमारा, वो अपने बच्चों को विदेश भेज देता है। वो हैसियतदार कौन है? राजनीतिज्ञ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, व्यापारी हैं। बाकी सारे समाज को आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़ दी है, और आप जो है चले जा रहे हैं, सिर्फ प्रचार पे खर्च करते हैं। अभी न्यूज लॉन्ड्री ने एक बहुत बढ़िया स्टोरी की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 4 करोड़ रुपया रोज अपने प्रचार पे खर्च करते हैं, जो मोदी जी से भी ज्यादा है ऑफिशियली। हालांकि मोदी जी का बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन 1600 करोड़ का इनका बजट हो गया है। जब हम लोग पत्रकारिता करते थे 100, 150, 80 करोड़ ऐसे कुछ होता था। फिर जब हम लोग गए वहां से तो 400-500 करोड़ था। एकदम अब 1500-1600 करोड़ रुपए सालाना इस राज्य का, जिसमें $1200-1300 प्रति सालाना इनकम का हमारा जीडीपी के बरक्स है। यानी जो नेशनल एवरेज 2700-2800 है, उसके आधे से भी कम है यहाँ पर कैपिटा इनकम। तो ऐसे, और इस पर कैपिटा इनकम में भी एक छोटा सेक्शन हर चीज में हमारा है जिसके पास ज्यादा है माल, तो बाकी लोगों का तो 700-800-900 रह जाता है, जो बिहार का एवरेज है, और जो साधारण अफ्रीका के आसपास चला जाता है। तो बेइंतहा गरीबी, स्वास्थ्य सेवाएं एकदम चौपट, शिक्षा सेवाएं एकदम चौपट, रोजगार की एकदम कोई संभावना ही नहीं। पढ़ाई लिखाई में भारी पैसा निवेश होने लगा, बहुत पैसा लगता है, सब चीजें महंगी कर दी, यूनिवर्सिटी शिक्षा वगैरह सब बहुत महंगी हो गई, हॉस्टल बहुत महंगे हो गए, महंगाई बढ़ी रही है ऑन एन एवरेज। इन सब चीजों ने बिल्कुल समाज को बिलबिला दिया है। जी जी। ये बिलबिलाहट कल मुझे उस भीड़ में दिखाई पड़ी, जो गुस्से में बदल रही थी और जो इलेक्ट्रीफाइंग थी राहुल के फेवर में, और राहुल की एक्सेप्टेंस निश्चित तौर पर लगातार बढ़ रही है। एक जो बिंदु जिस पर मैं उंगली रखना चाहता हूं, मैंने पाया कि कल वहां ब्राह्मण समाज के बहुत लोग थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जो 3 प्रमुख जातियों की संख्या है, सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान, और उसके बाद यादव और ब्राह्मण, आप 4 लोगों को ले सकते हैं। हम इन दोनों को बराबर ही समझते हैं, यादव और ब्राह्मण आसपास ही, 11-12, 10 से 12 के बीच में।
तो इस समाज के लोगों में जो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर बहुत परिवर्तन हो गया। अब तो 35-36 साल से वहाँ कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, और लास्ट इलेक्शन जो अकेले लड़ा था कांग्रेस ने, उसमें 3% वोट मिले थे। तो इसलिए कांग्रेस का कोई सांगठनिक और जनाधार दोनों निकल चुका था। जो पिछड़ी जातियों की पार्टियां थी, जो दो बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं, पिछड़ी और दलित की, बीएसपी और सपा, ये उनके बड़े सेक्शंस को अपने नीचे रखे हुए हैं। जो बचा कुचा उसमें से है वो बीजेपी के पास है। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नेताओं को अपने में एनडीए के रूप में समा लिया है, जो उनमें से छोटे छोटे सब सेक्शंस का नेतृत्व करते हैं। कोई निषादों की पार्टी है, कोई राजभर की पार्टी है, कोई और पार्टी है। इस तरह की पार्टियों को, चौहानों की पार्टी है, इन सब चीज़ों को बीजेपी खरीद लेती है। तो उसके पास एक वोट बैंक बीजेपी उसमें ओबीसी और दलित में हो जाता है। कांग्रेस के पास इसमें से कोई जगह बची नहीं थी। लेकिन कल मुझे ये लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर राजपूत है और उनकी हिंदुत्ववादी विचार के लोगों में अच्छी सहमति है, मोदी जी से ज्यादा है बल्कि उत्तर प्रदेश में, और कई और प्रदेशों में भी लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में उनको लेकर डिस्कंटेंट है। ये मुझे कल बहुत सारे सैंपल्स मिले, स्पष्ट हो गया। मैंने पूछा भी, हाँ मैं कह सकता हूँ कि, और इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब ऐसे शहर हैं जहाँ से ये सिंबल हमें नजर आता है। हाँ, ये ब्राह्मणों के अड्डे हैं। कानपुर, इलाहाबाद, यहाँ ये अड्डे हैं। तो इसकी वजह से ये चीज समझ में आती है कि दिशा में कुछ परिवर्तन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ब्राह्मण अभी बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में लौट रहे हैं, लेकिन उस तरह की धारा बहने की मुझे संकेत वहां मिले। ये बहुत संकेत मिलने लगे। हाँ, ठीक है। और दूसरी तरफ हम राजस्थान में देखते हैं कि वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में राजपूत, वहां ब्राह्मण। वहां जो करणी सेना है और क्षत्रियों के जो संगठन है, वो सरकार की नाक में दम किए हुए सड़क पे उतरे हुए हैं। वो यूजीसी के वो राजाज्ञा को वापस कराने में आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सवर्ण जातियों में भी जो एक तरफा बीजेपी के लिए एक पक्षीय मामला था, अब उसमें अलग अलग तर्क देके अलग अलग जगहों पर विघटन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगा ये बात महत्वपूर्ण है, आपसे शेयर की जाए। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जो आपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आप रहे, तो राहुल गांधी ने, अखबारों में तो आया है, राहुल गांधी ने ये कहा वो कहा, बहुत सी बातें आई हैं अखबारों में। जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया था कोटा से राहुल गांधी ने, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, हम शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के एजेंडे के साथ आए हैं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन तब से अब तक राहुल गांधी के नारे में एक परिवर्तन हुआ है, और इसका मुख्य नारा यह है कि अगर रोजगार नहीं तो सिंहासन नहीं, अगर रोजगार नहीं दोगे तो सिंहासन नहीं मिलेगा। अच्छा, और रोजगार उपलब्ध नहीं है। रोजगार, अगर आज की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, पहले बार तो सरकार का कोई इरादा नहीं है रोजगार देने का, लेकिन अगर इरादा हो भी सरकार का, तब भी वो रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि उसने पहले से ही वो अपने हाथ से वो संभावनाएं नष्ट कर ली हैं। करेक्ट, ये स्थिति है। और इस सरकार को पता था कि हम इन संभावनाओं को नष्ट कर देंगे, इसीलिए सत्ता में आने के कुछ दिन बाद एक न्यू इंडिया नाम का की अवधारणा बीजेपी द्वारा जारी की गई, और उसमें नौजवानों को शपथ दिलाई जाती थी कि आप न्यू इंडिया के तहत जो है इस देश के नागरिक हैं। और उस शपथ में एक लाइन होती थी कि आप सरकार से रोजगार नहीं मांगेंगे, आप स्वरोजगार वगैरह की दिशा में जाएंगे, सरकार से आप रोजगार नहीं मांगेंगे। ये आप देखिए, मोदी जी वाला पकौड़े वाला जो आइडिया है वो इसी की देन है। अभी भागवत जी ने जैन जी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि एक पान वाले का जिक्र कर दिया कि उसने 27 लाख रुपए कमा लिए। यानी आप जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं वो या तो पकौड़े तलें या फिर पान की दुकान लगाएं। हाँ, अच्छा। जबकि रोजगार का प्रश्न, रोजगार यह है कि डिग्री के मुताबिक रोजगार मिलना चाहिए, और लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, लोगों ने सपना देखा है कैसा जीवन गुजारना चाहते हैं, उसको पूरा करने वाला रोजगार उनको मिलना चाहिए। वरना वो हो सकता है कि मजबूरी में उन्हें रेहड़ी पटरी खड़ा होना पड़े, हो सकता है मजबूरी में उन्हें पान लगाने पड़े, हो सकता है मजबूरी में उन्हें पकौड़े तलने पड़े, लेकिन इसका मतलब इससे संतुष्ट नहीं होंगे, वो नाराज रहेंगे लगातार, और कभी भी उनकी नाराजगी उबल पड़ेगी। इतना ऐसा कुचक्र इन लोगों ने यहाँ बना दिया है। और राहुल गांधी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है और उनके कार्यक्रमों की जो लोकप्रियता है, वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण लगती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो
राहुल ने अपनी बातें कही, आपने खुद ही देखा कितना जबरदस्त उनके प्रति जो है वो उछाल था उसमें। अब इसकी तुलना अगर हम मोहन भागवत के जेनजी वाले संवाद से करते हैं, नीलंजन मुखोपाध्याय ने बहुत अच्छा उसके ऊपर लिखा है, आप जानते हैं नीलंजन को। उन्होंने लिखा है कि जो लोग वहां बैठे हुए थे जेनजी के नाम पर, वो सब ताली बजाने के लिए आए थे, और वो बात बात में जरा सा मौका मिलता था वो ताली बजाकर जो है वो अपनी खुशी व्यक्त करते थे, और प्रोग्राम असली लगे इसलिए उसमें एक आध ऐसा सवाल भी पूछ दिया गया था जो अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झंडा क्यों नहीं लहराया इतने दिनों तक संघ पे, ताकि ये लगे कि नहीं इसमें कुछ ऐसी बातें भी बोली गई जो कि थोड़ी परेशानी वाली बातें हैं। और दूसरी तरफ ये छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम है जिनमें स्वतः स्फूर्त तरीके से इतने इस तरह के लोग आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर अभी भी इतनी राहुल गांधी की सफलताओं के बावजूद कांग्रेस के भीतर अभी भी कुछ एक दो स्वर ऐसे हैं जो कुछ अजीब तरीके से इस पूरे नजर देख रहे हैं। आज शशि थरूर का एक बयान आया कि वो राहुल के जो कार्यक्रम है वो इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाए जो कि काकरोच पार्टी ने इम्पैक्ट पैदा किया, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। काकरोच पार्टी का उभरना और हस्तक्षेप करना राजनीति में वो अलग प्रक्रिया है, और राहुल का ये प्रोग्राम करना अलग प्रक्रिया है, और दोनों प्रक्रियाओं का आपस में संगम हो जाता है। मतलब एक मुकाम पे आके दोनों प्रक्रियाओं का आपस में संगम हो जाता है। तो इस पूरे जो मैंने बात आपके सामने रखी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका विश्लेषण जरा और ठीक से किया जाए। देखिए, राहुल गांधी एक राजनीतिक पार्टी के लीडर है, उनकी एक राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी का एक संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और उसका एक जन समर्थन है जिसमें राहुल गांधी की वजह से वृद्धि हो रही है। अब संगठन उस जन समर्थन को संगठन में शामिल कर ले, ये क्षमता एक अलग विषय है जो करने में वो हमें असफल दिखता है, बिल्कुल स्वीकार्य है। काकरोच आंदोलन जो था वो एक विस्फोट था, एक समस्या पर समाज के एक हिस्से का विस्फोट। निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक दल उसको रिप्लेस उस तरह से नहीं कर सकता। वो उनकी ये तुलना ही अजीबोगरीब है। वो एक इशू आया, उस इशू पर एक प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया से सहमति भी देश में बहुत सारे लोग जो हैं जो उससे पीड़ित थे, वो नब्ज को पकड़ लिया उसने, मतलब नब्ज पे उंगली रख दी। तो उसकी प्रतिक्रिया केरल से लेके और कश्मीर तक एक तरफा हुई, भयानक, इसमें कोई शक नहीं। वो बड़ा विस्फोट था जनजी का जो ये आंदोलन हुआ जंतर मंतर का, और मैं स्वीकार करता हूं कि शुरुआत में उसको लेके हमारी जो समझ थी वो अधकचरी थी। बाद में जो तथ्य आए उन्होंने उसको हमारे सामने भी नए फलक उसके खोल दिए, हमें पता ही नहीं। शीतल जी, ऐसा मत कहिए, मेरा निवेदन ये है कि ऐसा मत कहिए, इसलिए मत कहिए क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व अलग चीज है और वो आंदोलनकारी जो थे वो अलग है। नेतृत्व में ऐसे विनोद शर्मा की अगर हम बात कहें, उसमें कुछ एंटीबॉडीज आ गए थे और उन एंटीबॉडीज का कंपोजिशन स्पष्ट नहीं था। आज भी ये सब सोनम वांगचुक की भूमिका जो है उसके अंदर सकारात्मक भी थी क्योंकि उनके अजंशन की वजह से उसको उछाल मिला, वैधता प्राप्त हुई। लेकिन सोनम वांगचुक ने बाद में जो किया वो वही है जिसकी हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। अभिजीत दीपके वगैरह का भी दिमाग उस वक्त तक साफ नहीं था। आज इन लोगों का दिमाग ज्यादा साफ है। आज ये मंच पे गांधी, नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर रख के चल रहे हैं और कह रहे हैं हम नेहरू के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। मैं इसको इस आधार पर कह रहा हूं कि जैसे एक माध्यम है इंस्टाग्राम, मैं उस पर सक्रिय ही नहीं हूं, मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं है। नहीं, लेकिन आप भी नहीं है, हमारी पीढ़ी के लोग उस पर नहीं है। और ये आंदोलन इंस्टाग्राम पे पैदा हुआ। अब ये हमारी अनभिज्ञता है, मुझे इसको स्वीकार करने में कभी कोई हिचक नहीं हुई, इसलिए कि इससे मैं सीखता हूं और मैं उसको देख रहा हूं लगातार, और मैं ये पा रहा हूं कि जो उनके अंदर धड़क रहा था इतना ज्यादा वो था वहां, मैं वहां था नहीं तो मैं उसको फील नहीं कर पाया। ये फील हमने तब किया जब हमने पाया कि हमारे चारों तरफ जो बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे और जो मेरे दोस्तों के बच्चे, बहुत सारे अधिकारियों के बच्चे जो हम लोगों के दोस्त कम परिचित हैं, और इवन बीजेपी के नेताओं के बच्चे, यानी वो उस नब्ज पे उंगली थी, उन सबके भीतर वो गुस्सा भर रहा था। राहुल गांधी ने भी बिल्कुल उसको करने की शुरुआत की उन्होंने,
लेकिन वो भी तकनीक की नब्ज के उस हिस्से पे नहीं थे जिस हिस्से पे उंगली रखने से दीप के ने उस पे उंगली रखी। बहुत से लोग इस देश में हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उस नब्ज पे उंगली उस लड़के ने रखी, उसकी 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 उसका श्रेय उसको है भाई। और उससे पूरे देश में वो हिस्सा एकदम उबल के सड़क पे आ गया, और इस तरह से आ गया कि इतना प्रायोजित कार्यक्रम जो भागवत साहब का था, वहां से निकले भी कुछ बच्चों ने बाहर उस पूरे प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी। वो वीडियोस भी हैं। ताली बजाने वाले तो बुला ही गए थे सारे, लेकिन उन ताली बजाने वालों के बीच भी कुछ थे बच्चे जो क्रिटिकल माइंड लेके वहां गए थे, और उन्होंने उसको उसका क्रिटिक प्रस्तुत किया, बहुत तथ्यपूर्वक और बहुत ताकतवर। और हमें सच्चाई ये है, हम इस पीढ़ी की इस लेवल की सक्रियता को, कि मैं बताऊं आपको, अब तो मैं इसको ज्यादा देख रहा हूं, उन्होंने ब्रांड मोदी को, जिसको शायद गढ़ने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है और अनवरत खर्च हो रहा है, धूल धूसरित कर दिया। और इसमें संभावनाएं राहुल गांधी जैसों के लिए बढ़ गई। इस आंदोलन से एक्चुअली राहुल गांधी के लिए, चूंकि उनके सामने कोई है नहीं विपक्ष में, और राहुल गांधी उस पीढ़ी को, उस विचार को, उस सोच को सूट करते हैं। वो अच्छी अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वो टी शर्ट पहन के आ जाते हैं। कल उनकी टी शर्ट भीग गई, भीड़ में घसीट गई। मुझे तो लग रहा है उन्होंने किसी से शर्ट ली, वो उनके नाप की नहीं लग रही जो पहन के वो बोले। जो पिंक शर्ट पहने हुए थे। हाँ, तो मतलब इस तरह से इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। तो ये एक मतलब थरूर साहब वो तुलना गलत कर रहे हैं। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन उन्होंने, वो ऐसे डॉक्टर थे ये दीप के साहब और ये बच्चों वाला, कि जिन्होंने उस नब्ज पर ज्यादा बेहतरीन ढंग से उंगली रखी। राहुल गांधी भी उसी नब्ज पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी डायग्नोसिस में और इस डायग्नोसिस में भी फर्क है। हो सकता है कि वो चीजें एक दूसरे से जुड़ जाएं, जो आपके सवाल में था कि ये अल्टीमेटली एक ही दिशा में है, तो संगम इनका हो सकता है, या हो रहा संगम होता दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ ये स्थिति है, जैसे कि विनोद अग्निहोत्री ने, इनके प्रवक्ता हैं, क्या नाम है उनका, रैंका, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ। तो वो उनके साथ एक बातचीत की विनोद अग्निहोत्री ने मुझे खुद बताया। तो बातचीत में उन्होंने खुद भी कहा कि उन्होंने पूछा, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि जितनी मजबूती के साथ राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया है, उतना और किसी ने नहीं दिया। और हम इस मामले में वो राहुल गांधी की प्रशंसा करते हैं, मतलब उन्होंने साफ तौर पर कहा। और दूसरे उन्होंने कहा कि हम नेहरू के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, अगर जेनजी की जो सबसे बड़ी राजनीतिक अभिव्यक्ति है, वो नेहरू की तस्वीर मंच पर लगाती है गांधी और अंबेडकर के साथ में, तो इससे तो बीजेपी ने जो नेहरू की छवि के भंजन का जो एक बहुत लंबा 12 साल लंबा कार्यक्रम बना रखा है, इस पूरा 12 साल पुराना कार्यक्रम पे एक बहुत बड़ी चोट लगती है इससे। और बीजेपी के पास कोई तरीका नहीं है कि अब वो जेनजी के मन से नेहरू के प्रति जो आकर्षण बना है कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, और जो कुछ भारत में सकारात्मक हो रहा था, नेहरू ने अगर वो शिक्षा संस्थान नहीं खोले होते तो कुछ नहीं हो पाता है। तो वो चीज जेनजी के मन में है, और वो नेहरू के प्रति प्रशंसा भाव है उनके मन में, जबकि ये लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या कहते थे। अच्छा, आप बताइए, इस जेनजी के मन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है? इस जेनजी के मन में विनायक दामोदर सावरकर की छवि क्या है? इस जेनजी के मन में नाथूराम गॉडसे के बारे में ये जेनजी क्या सोचती है? ये जेनजी को केशवराव बलराम हेडगेवार और गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर या देवरस, इनके बारे में इनमें कोई दिलचस्पी है? ये राजनीति के बारे में जेनजी कोई दिलचस्पी है? ये जेनजी एक क्लिक से 4-4, 5-5 एआई को खंगाल के सच पे पहुंच जा रही है। ये आर्थिक आंकड़ों पर, सामाजिक आंकड़ों पर, झूठ पर, इन्होंने, मैं तो कह तो रहा हूं कि जो 1 लाख करोड़ से बनाया हुआ मोदी जी का ब्रांड था, इसमें गल्प ही गल्प था, उसकी इन्होंने तथ्यों से धज्जियां उड़ा दी हैं। और ये इतनी सामग्री जनरेट कर रहे हैं कि पूरा आईटी सेल वगैरह सब इस लड़ाई से बाहर हो गया है। तो ये सामर्थ्य कांग्रेस के पास नहीं थी, ये राहुल की टीम में इतनी सामर्थ्य नहीं थी।
इतने सारी कंटेंट एकाएक लाना, यानी नेहरू जी को, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, आरएसएस का रोल है, अंबेडकर हैं। बीजेपी की आर्थिक नीतियां हैं, बेरोजगारी की स्थिति है, सरकार द्वारा धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल है, इन सब चीजों के जवाब इनको तो एक क्लिक में हासिल होते हैं। हम लोग उतने सेवी नहीं हैं, हमें सीखना पड़ता है। तो बिल्कुल। ये इसलिए ऐसी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। हाँ, बच्चे हैं तो गाली गलौज और वो सब भी उनमें वो सब होता है। हम लोग अपनी उम्र में बच्चे थे तो ये नहीं, सब तो उनको नाराज कर दिया ना, उनको गाली गलौज की एक वजह है। गाली तो नाराजगी से पैदा होती है। नहीं भाई, देखिए, मोदी जी को गाली देने में किसको दिलचस्पी हो सकती है? हाँ, मोदी जी की माँ को गाली देने में किसको दिलचस्पी हो सकती है? हम लोगों के और बच्चों के जो ज़हन है उसमें उनकी माँ मौजूद ही नहीं है। देखिए ये तो मोदी जी ने चिढ़ा दिया है सबको, बीजेपी ने हमारे चिढ़ा दिया है सबको। नहीं, हम इस रियलिटी से कैसे भाग सकते हैं? हमारे चारों तरफ गाली भरी हुई है भाई। हाँ, गाली कोई ऐसी नहीं कि अजनबी एलियन थी और एकाएक कहीं किसी दूसरे देश से एकाएक लाई गई और हमारे देश में इस आंदोलन में पैदा कर दी गई। गाली तो सब तरफ है। इनकी ओर से गाली देने वाले तो 15 साल से 17 साल से सबको गाली ही दे रहे थे गाली भाई। ही दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये तो उसकी प्रतिक्रिया हुई है। अब प्रतिक्रिया में जो भाषा उपलब्ध है चारों तरफ, जो उनके आचार विचार है, वही सब आएगा। वो उनकी भाषा बन चुका है। उनकी भाषा में ये सब चीजें कॉमन है। दिल्ली की भाषा में, पंजाब की भाषा में बहुत सारी गालियां हमारे बोलचाल में है। तो वो सब चीजें उनकी, अब हर पीढ़ी, ये तो हम आप इस पे बहुत बार बात ही कर चुके हो, जानते भी हैं, हर पीढ़ी अपना भाषा, मुहावरे, निकनेम, ये सब पैदा करती रहती है, बदलती रहती है। ये सब चीजें अनवरत बदलने और बढ़ने घटने वाली चीजें हैं। तो ये सीन ये बन गया है कुछ इस तरह का राजनीति का, कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो भारत में पार्टी प्रणाली की एक जमाने में सर्वोच्च पार्टी हुआ करती थी, अब नंबर 2 की पार्टी है। एक तरफ तो वो युवा पीढ़ी में, जिसको जेन ज़ी आप कह सकते हैं, कह ही रहे हैं हम लोग, उसके अंदर उसकी पैठ तेजी के साथ बढ़ रही है राहुल गांधी की शख्सियत के जरिए। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी का एक आंदोलन है, इसमें कॉकरोच जनता पार्टी है, जो जिसके बारे में उनका रैंका का कहना ये था कि वो हम तो एक मंच के तौर पर फंक्शन करेंगे, अभी कोई पार्टी वार्टी बनाने का हमारा इरादा नहीं। वो सारे देश में क्या बोलती तू करके, मतलब एक पूरा कार्यक्रम सितंबर से वो चलाने वाला है। तो 2 समांतर कार्यक्रम लगातार चलेंगे और मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों की जो राजनीति है, वो राजनीति दरअसल एक दूसरे परस्पर व्यापी है, ओवरलैपिंग राजनीति है ये पूरी की पूरी, और इससे सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। एक और इसमें हो रही है, उसका भी नोटिस ले लिया जाए। हाँ, केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस जेन जी वाले आंदोलन में स्वीकृति मिल जाए, बिल्कुल, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही है। ये भी चीज है, देखिए। E20 का सवाल उठा रहे हैं वो। हाँ, वो बहुत सारे सवाल, अब तो E20 आए, पहले वो आंदोलन में बहुत बार गए मंच पे, चूंकि ये सब लोग उनको जानते थे, उनकी पार्टी में रह चुके थे, तो इनको मंच पे आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने ताली वाली सब हुआ उनका, उनके लोग भी लगे रहे इस आंदोलन में, तो उन्होंने भी अपना हैट फेंक रखा है। लेकिन वही है कि जेन जी की अपनी जो स्वीकृति है, उसमें अगर किसी राजनेता के तौर पे किसी को दूसरे को स्वीकृति मिल रही तो सिर्फ राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी को उस तरह से स्वीकृति नहीं मिल रही है। व्यक्ति के तौर पर वो राहुल गांधी अपनी पार्टी से बहुत आगे निकल गए और पार्टी पीछे पीछे घिसट रही है। एक्चुअली अब पार्टी पर है कि वो इस परिस्थिति को कैसे अपने लिए निर्मित कर सके और उसमें डेवलपमेंट कर सके, वरना वो और केजरीवाल, मतलब कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल की पार्टी, ये सब एक ही पैरामीटर पर चल रहे होंगे। व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी स्वीकार्य है और आंदोलन के तौर पर काकरोच आंदोलन जेन जी को स्वीकार्य है। ये 2 परिस्थितियां हमारे साथ 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 समानांतर चलती हुई मिल रही है। हो सकता है कि भविष्य में इनमें एसिमिलेशन भी हो। नहीं, बिल्कुल एसिमिलेशन तो मुझे अभी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब मेरा अपना अवलोकन ये है कि अभी एसिमिलेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप अभिजीत दीप के या उनके जो प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं की बातें अगर सुने तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मान लिया है कि उनके आंदोलन का जो राजनीतिक फलितार्थ है, जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके आंदोलन के, वो आंदोलन दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी को ही फायदा पहुंचाएंगे अंततः, और पहुंचा रहे हैं। वो मतलब फायदा धीरे धीरे उधर ही शिफ्ट हो रहा है और हाँ, वो फायदा उधर ही शिफ्ट हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये भी मान लिया है कि उनका कोई पार्टी वार्टी बनाने का इरादा नहीं है। वो एक सिविल सोसाइटी के
एक प्रेशर ग्रुप के तरीके से तरह से वो काम करना चाहते हैं। काम करेंगे और जन जागरण करेंगे, क्योंकि लोगों में जागरूकता बहुत जरूरी है। जन जागरण क्या कमाल कर सकता है, ये जंतर मंतर ने दिखाया है। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर चर्चा हम लोगों ने इस विषय पे की, और चूंकि आप वहां से सीधे आए थे प्रयागराज से, नहीं। तो आपके पास वो तमाम अनुभूतियां थी नहीं, जिनके आधार पर आप विश्लेषण को, आमतौर पर हम लोग तथ्यों और तर्कों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने विश्लेषण में, लेकिन ये एक ऐसा विश्लेषण था जिसके अंदर अनुभूतियों का भी प्राधान्य था, और इसकी वजह से मैं समझता हूं कि इसमें एक नई बात पैदा हुई है। इसमें हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक राजनीतिक दल की राजनीतिक गतिशीलता और एक सिविल सोसाइटी आंदोलन की राजनीतिक गतिशीलता किस तरीके से उसका दोनों का आपस में एक बेहतरीन और रचनात्मक संगम हो रहा है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी अरे! इस चर्चा के लिए। बहुत आनंद आया। नमस्कार।